औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, और इसमें बेसिकली हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए किन एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है और इस वक्त पाकिस्तान में एक्चुअली क्या सिचुएशन है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस किसी एक सेंटेंस का नाम नहीं है, बल्कि उस एनवायरनमेंट का नाम है जो कि उस मुल्क की हुकूमत या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बिज़नेस को प्रोवाइड करती हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से कई चीज़ें अहम हैं। सबसे पहली चीज़ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि जो उस मुल्क के अंदर किस तरह का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उस मुल्क के अंदर कंपनीज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, उसमें किस तरह के लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, और वो कितना बिज़नेस के लिए बिज़नेस फ्रेंडली हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, हम बेसिकली डिफरेंट लॉज को और डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के रोल को देखेंगे। जैसे इसमें हम देखेंगे कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या टैक्सेस से रिलेटेड किस तरह के कानून हैं। इसमें हम देखेंगे किस तरह का कॉर्पोरेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कंपनीज एक्ट क्या है, किस तरह के का माहौल और बिज़नेस का प्रोवाइड करता है। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का रोल, कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में वो क्या रोल प्ले कर रही हैं। अगर FBR है तो FBR क्या रोल प्ले कर रहा है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में। अगर SACP है तो SACP किस तरह ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में अपना रोल प्ले कर रहा है, क्या लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और इस वक्त जो बिज़नेस हैं, इन्वेस्टर हैं, कंपनीज़ हैं, वो क्या फीलिंग क्या कहते हैं उनकी इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, SACP है, FBR है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं, ये किस तरह रेगुलेट कर रहे हैं, इनके रेगुलेशन या रेगुलेटरी अफेयर्स का स्टैंडर्ड क्या है। यानी एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और दूसरा उसकी सुपरविजन है, कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, उसमें गैप्स क्या हैं, और वो उसको किस तरह से रेगुलेट कर रही हैं, और रेगुलेट करने में किस हद तक वो बिज़नेस फ्रेंडली हैं, किस हद तक क्या कहते हैं वो बिज़नेस को एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही हैं कि बिज़नेस फ्लरिश करें, और कहाँ कहाँ पे वो उसमें रुकावट बन रही हैं। इस तरह से हम ये देखेंगे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के अंदर एक रोल है, वो रोल है ऑटोमेशन का, कि जी किस तरह से हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, FBR है, SACP है, उन्होंने कितनी ऑटोमेशन की है, कितना इन्होंने क्या कहते हैं कोशिश किया है कि फ़िज़िकल जो इंटरेक्शन होती है उसको मिनिमाइज़ कराई जाए। चूँकि हमारे यहाँ जो बिज़नेस का एक बहुत बड़ा मसला है वो फ़िज़िकल इंटरेक्शन का भी क्या कहते हैं। दूसरा हमें देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, या आप ही समझ कह लें कि जो अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं, उनमें किस तरह से कंडूसिव इन्वायरमेंट या कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, और किस तरह से क्या कहते हैं वो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को प्रमोट करने में अपना रोल अदा कर रही हैं। इस तरह से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के अंदर एक और एलिमेंट भी है, वो एलिमेंट है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, कि जी इन लॉज के नतीजे में, इन ऑटोमेशन के नतीजे में, इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नतीजे में, सुपरविजन के नतीजे में क्या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस भी कम हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए कि अगर इन तमाम चीज़ों के में अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस अगर कम नहीं हो रही है, तो फिर भी एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि ये बिज़नेस कैसे फ्लरिश करेंगे। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स की बिज़नेस हैं, उसमें किस हद तक क्या कहते हैं ये इदारे इस बात में क्या कहते हैं कामयाब हुए हैं कि उनको कॉम्पिटिटिव एज के ऊपर क्या कहते ला सकें, और उस पर जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका कितना एतमाद है, और अगर उनका एतमाद नहीं है, कम है एतमाद, तो उसकी रीज़न क्या है। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहते हैं टॉपिक है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से जो हम कवर करेंगे, हम 5 एरियाज़ को कवर करेंगे। नंबर 1
कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो एनबीएफसी रेगुलेशन हो, चाहे बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस हो। जो अगर कोई रेगुलेटर, अगर किसी का एससीसी पे रेगुलेटर है तो उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है और कहाँ कहाँ लैक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर, और सुपरविजन में कहाँ कहाँ पे सुपरविजन है, कहाँ पे ओवर सुपरविजन है, ओवर रेगुलेशन है। इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम देखेंगे कि वो रेगुलेटरी बॉडी इसकी एप्लीकेशन में किस हद तक फेयरनेस को मद्देनज़र रखती हैं, और जो बिज़नेस है वो बिज़नेस हम यहाँ कोशिश करेंगे कि हम बिज़नेस की इंसाइट को लें, हम बिजनेसमैन से डिस्कस करें, हम डिफरेंट बिजनेस जो लोग कर रहे हैं इंडस्ट्री के लोगों से डिस्कस करें, और हम देखें कि जो जो एप्लीकेशन है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वो किस हद तक इफेक्टिव है, कि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में ये अपना रोल प्ले कर रही है। और फिर हम ये देखेंगे कि जो इसके अंदर हम कवर करेंगे कि जो ओवरऑल जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का रोल है वो क्या है, क्या वही रोल है जो दुनिया के अंदर जो अदर रेगुलेटर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, या उससे भी बेहतर है, या उससे कम है, कहाँ गैप्स हैं। तो हम गैप एनालिसिस पे भी क्या कहते हैं बात करेंगे। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ऑटोमेशन। हमारे यहाँ बहुत ऑटोमेशन हुई है, एफबीआर में ये बहुत ऑटोमेशन हुई है, एसएससीपी में भी क्या कहते हैं बहुत ऑटोमेशन हुई है, और दिन रात क्या कहते हैं इदारे लगे होते हैं इस बात के ऊपर कि जी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ई सर्विसेज के ऊपर चीज़ें क्या कहते हैं मुहैया की जाएं। तो हम ये देखेंगे कि वो किस हद तक इफेक्टिव है, और क्या किस हद तक क्या कहते हैं वो लोगों के लिए क्या कहते हैं वो एक अच्छा रेगुलेटर का किरदार अदा कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों के बाद फिर हम ये देखेंगे कि जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे इसका क्या फ़र्क पड़ा है। मिसाल के तौर पर एक आदमी अगर एसीसीपी में जाके कंपनी रजिस्टर्ड करता है तो उसको क्या बेनिफिट है, अगर वो कॉर्पोरेटाइजेशन के अंदर आता है तो क्या बेनिफिट है उसको इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट है, उससे रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिहेवियर क्या होता है। और एक आदमी जो कि इस कॉर्पोरेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर नहीं होता, वहाँ से बाहर रह के बिजनेस कर रहा होता है, उसको क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। और हमें भी देखेंगे कि डिस्पाइट द एफर्ट्स हमारी जो ग्रोथ है उसको हम अचीव क्यों नहीं कर पा रहे, हम जो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए हमारी क्यों नहीं हो पा रही, बिज़नेस क्यों नहीं बढ़ रहा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों क्या कहते हैं कम नहीं हो रही है। तो आज ये हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ये पार्ट 1 है। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो से हम इसके पहले पार्ट यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एनालिसिस करेंगे और हम सबसे पहले हम जो एससीपी का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और उसमें भी 2 ब्रॉडर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हम उठाएंगे, हम कंपनीज एक्ट को उठाएंगे, हम इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस को उठाएंगे, और उसका हम एनालिसिस करेंगे कि एससीपी किस हद तक अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अपग्रेड कर पाई है, क्या इसके अंदर अभी शॉर्ट कमिंग्स क्या कहते रह गई हैं जो होनी चाहिए जो रेगुलेटर नहीं कर पाया है, मार्केट की डिमांड क्या है, किस एरिया पे इनको काम करना चाहिए। हम इससे स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाके इनके सुपरविजन के ऊपर बात करेंगे। और इन तमाम जो टोटल वीडियो है इसका ताल्लुक़ क्या कहते हैं किसी पे तनकीद करना या किसी की तारीफ़ करना नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ इस बात से है कि जी ये बताया जाए, इसकी एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट की जाए, ताकि जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे हेल्म ऑफ अफेयर्स के अंदर जो लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस फ्लरिश करे, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का बिजनेस फ्लरिश करे, पाकिस्तान क्या कहते हैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, तरक्की के मनाजिल तय करे, ट्रांसपेरेंसी हो इन रिपोर्टिंग इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, प्रॉपर डिस्क्लोजर हो, प्रॉफिट्स को प्रॉपर डिस्क्लोज किया जाए, टैक्स टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं इंक्रीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहते हैं टैक्स नेट के अंदर आएँ। तो इस सिलसिले में क्या कहते हैं अपना रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम अपनी वीडियो को क्या कहते हैं यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल से हम इसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बाकायदा आगाज़ करेंगे, और सबसे पहला जो हम उठाएंगे टॉपिक, हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को उठाएंगे, और उसके बाद फिर हम फॉलोड बाई कॉर्पोरेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, देन फिर हम बैंक्स को लेकर जाएंगे, फिर इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे,
followed by the automation and cost of doing business. Thank you very much.